नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। किसान संगठन और सरकार के बीच एक बार फिर टकराव के हालात बन चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर नोएडा के किसान लंबे समय से नोएडा की 3 अथॉरिटी का घेराव करते आ रहे हैं। एक दिन पहले ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसानों और प्रशासन के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें सहमति नहीं बनने पर उन्होंने दिल्ली चलो का आह्वान कर दिया। जिसके बाद दिल्ली की सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा है और वहां लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर समेत कई रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया गया है, जबकि कई स्कूलों में या तो छुट्टी कर दी गई है या ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। इनके अलावा पंजाब हरियाणा के किसान संगठन 13 फरवरी 2024 से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। इन्होंने भी 6 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। इनका आरोप है कि केंद्र ने अब तक किसानों से उनके मुद्दों पर बातचीत नहीं की है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध कर रहे हैं। इन्हीं मांगों में कर्ज माफी, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली के रेट ना बढ़ना, पुराने केस वापस लेने और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की बहाली जैसी मांगें कर रहे हैं। इसके खिलाफ 6 दिसंबर को किसानों का पहला जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर रवाना होगा। किसान आंदोलन ने 2019 से 2024 के कार्यकाल में मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी की थीं और सरकार को नए भूमि अधिग्रहण कानून को वापस लेना पड़ा था। हालांकि किसान संगठनों के आंदोलन का यूपी, हरियाणा, राजस्थान और लोकसभा चुनाव में कोई खास असर नहीं दिखा। इसलिए आज की चर्चा में हम किसान संगठनों की नाराजगी, सरकार के रुख और जनता की परेशानियों पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ने वाले हैं और केपी सिंह ठेनुआ जी हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे। ये भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह जी गुट के मुख्य संरक्षक भी हैं, हमारे साथ लगातार स्टूडियो में रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता अभिषेक सिंह हमारे साथ रहेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ रहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगा। अभिषेक जी, हर वर्ष कोई ना कोई किसान आंदोलन शुरू होता है और लंबा खिंच जाता है। किसानों की समस्याएं कब खत्म होंगी, कब सुनी जाएंगी और कब उनका हल किया जाएगा? देखिए आलोक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। और किसानों की जो भी समस्याएं हैं उनको हमने हमेशा अपने एजेंडे प्राथमिकता के आधार पर लिया है। और कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं कुछ दल, कुछ संगठन या राजनीतिक दल प्रभावित कर किसानों को बरगला सकते हैं, लेकिन बैठा आपने क्या कहते हैं देश में भी चुनाव हुए, उस आंदोलन के बाद कहीं भी किसी भी चुनाव में कोई प्रभाव, कोई फर्क पड़ा नहीं। उसका कारण देश की जनता, किसान को भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है। जितना कि किसान के बच्चों, किसान के परिवार भारतीय जनता पार्टी की नीति और हमेशा किसान के पक्ष में रही है। हम सब लोग किसान के साथ, किसानों के दर्द वाले, और हमारा नीति जो है पूरी तरह किसानों के हित में को लेकर पक्ष है और उसको लेकर योजनाएं बनता है। ठीक है अभिषेक जी। संदीप त्रिपाठी जी जी सर। संदीप त्रिपाठी जी, इस किसान आंदोलन में आप लोगों का क्या स्टैंड है? नहीं, देखिए, देश में किसानों के हम हरदम खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। सिर्फ बात इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जो कमिटमेंट किए थे, आज उन्हीं को पूरा नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे। दुगना छोड़िए, आज किसानों की आमदनी घट गई है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? आप देखिए किसानों को दबाने के लिए किस तरीके से सरकार काम करती है। अब की बार पूरे भारतवर्ष में तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं जहां रहता हूं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में बुआई के समय किसानों को डीएपी नहीं मिली। ये पूछ कर हुआ, अब डीएपी समितियों में पहुंच रही है। क्या सरकार को नहीं पता है कि बुआई का समय क्या होता है? वो नहीं चाहते कि लोग खेती करें। जब आप खेती छोड़ेंगे तभी उनके आका अडानी को जमीनें मिलेंगी, तभी मिल पाएंगी ना। तो उसके लिए वो बहुत सारे पहले कानून लेकर आए, फिर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताई,
मतलब कैसे किसानों की जमीन हथियानी है, उसके लिए सारा कुछ कुचक्र रचा जा रहा है। आज अगर किसान ये कह रहे हैं कि 2013, आज समझिए हमारे बनाए हुए कानून के हिसाब से मुआवजा चाहते हैं, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? आप किसानों के हितैषी बनते हैं। आप चाहते हो कि 6,000 रुपए देकर उनको हम इसी तरीके से बरगलाते रहें, जबकि आज 18,000 रुपए प्रति एकड़ खेती की लागत बढ़ गई है। आपने खादों के दाम बढ़ा दिए, खादों की बोरी से आपने जो है खाद चोरी कर ली, कृषि संयंत्रों पर जीएसटी 18% लगा दी, और जो कीटनाशक थे उनमें 18 से 28% तक जीएसटी आपने लगा दी। तो आप लगातार किसानों की जो आमदनी है उसको कम करने का प्रयास कर रहे हो, उससे भी काम नहीं चलता। जो आपके तंत्र है जिसके माध्यम से आप दबा सकते हो, वो प्रयास कर रहे हो। जी आज अगर किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, एक बात आलो की बहुत मजेदार बात कह दूं सर, अभी बोडो महोत्सव हुआ, असम के जनजातियों का महोत्सव हुआ। उस जनजाति महोत्सव में मोदी जी ये संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ जब कोई बात होती है तो वो पूरे देश में जाती है, और ऐसे महोत्सव दिल्ली में होने चाहिए। मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम इनकी भाषा में, वो नाच गाना दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन किसान आवाज नहीं सुना सकते। इनकी आवाज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सफाई महोत्सव को नाच महोत्सव बताते हैं। तो आप बोडो महोत्सव जो कराए, वो नाच गाने के लिए आप दिल्ली में कराएंगे, और किसान दिल्ली नहीं जा सकता। दिल्ली किसी की बात की नहीं। ठीक है संदीप जी, आऊंगा आपके पास। केपी सिंह जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, मुख्य संरक्षक हैं भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह गुट के। केपी सिंह जी, हम लोग देखते हैं कि हर कुछ महीने बाद किसानों के आंदोलन शुरू हो जाते हैं, उनकी अपनी अपनी मांगें होती हैं। इस बार जो मांगे हैं वो मुझे लगता है कि मुआवजे को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हैं, जो किसान आज निकले हुए हैं। तो क्या उनकी मुख्य मांगे हैं, और आज के इस आंदोलन की रूपरेखा क्या है? देखिए, ये आंदोलन जो नोएडा के किसान जो कर रहे हैं, उनका एक क्षेत्रीय स्तर पर ये उनकी समस्या है, और एकदम जायज़ और अक्षरशः उनकी डिमांड एकदम सही है। लेकिन हुआ क्या है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इतना किसानों के प्रति संवेदनशील है, लेकिन जो अथॉरिटी हैं, चाहे कोई भी प्राधिकरण है, उनके द्वारा किसानों के साथ अन्याय होता रहा है। उसका उदाहरण आपने अयोध्या में भी देखा होगा। अयोध्या में जब राम मंदिर आपका बना था, उसके बावजूद वहाँ चुनाव हारे। ऐसा नहीं कि योगी जी नहीं चाहते कि अयोध्या में विकास हो, लेकिन अधिकारियों या किसी भी कम्युनिकेशन गैप की वजह से वहाँ के जो पीड़ितों की बात को नहीं सुनाया गया। वैसे ही हालात नोएडा में हैं। एनटीपीसी पे धरना चला किसानों का, लगातार अथॉरिटी पे बहुत सारे किसान संगठन बैठे हैं। हालांकि मैं दिल्ली को घेरने या दिल्ली में आंदोलन करने को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, बात यह है कि जब इतने दिनों से किसान वहाँ बैठा है अथॉरिटी पे, तो सरकार को उनके पास जाके जो उनके पुराने किए हुए वायदे हैं, जो ऑन डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो 64.7 का मुद्दा हो, चाहे उनके भूमि के मुआवजे को लेकर और भी कोई वायदा हो, इन सभी आबादी का मुद्दा हो, इन सभी विषयों को लेकर किसानों, मैं तो कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को नोएडा में आकर किसानों के साथ वार्ता करनी चाहिए। कि बात सही है कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इस समय दिल्ली में जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन दिल्ली में तो कोई ना कोई सेशन चलेगा ना। कभी G20 आएगा दिल्ली के अंदर, कभी किसी कांग्रेस का मीटिंग होगा, कभी भाजपा का मीटिंग होगा, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। लेकिन आप ये कहें कि साहब हरियाणा में कोई चुनाव में फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए हम किसानों की बात नहीं सुनेंगे, ये गलत बात है। किसानों की बात माननीय जो कृषि मंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी सुन रहे हैं। मैंने खुद उनके साथ बैठ के वार्ता की है। ठीक है केपी सिंह जी। अभिषेक जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी किसानों के उत्थान, कभी किसानों के अधिक पैदावार देने की वजह से जाना जाता था, आज वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश पिछले कुछ सालों से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों के आंदोलन की वजह से जाना जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
प्रशासन की, जैसे ठनुआ जी कह रहे हैं कि प्रशासन के अधिकारियों का फेल्योर है कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे, उनकी बातों का सल्यूशन नहीं निकल रहा है। आखिर कहां दोष है? क्यों किसान सड़कों पर दिख रहा है जिसे अपने खेतों में होना चाहिए? अभिषेक भाई। आलोक जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो आपने बात कही है, बल्कि मैं कहूँगा पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के किसानों की करूँगा। अभी जो किसान वर्ग है, खेतों में बुआई है, नराई कोड़ाई है, पानी लगा रहा है, वो सारे काम, खाद लगा रहा है, बीज लगा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर तो लोग हैं किसान के आंदोलन की धार, वो पॉलिटिक्स है और वो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत देश सरकारों को काम करने का काम करते हैं, प्रदेश की सरकारों और प्रशासन की फेल्योर है, जबकि न फेल्योर है और देश सरकार कर योगी सरकार दोनों ही सरकारें किसान के हित में लगातार से काम कर रही। दोनों मंत्री सूर्य प्रताप प्रदेश के और कृषि मंत्री किसान एक पल काम कर रहे हैं। इसमें ठीक ये सिर्फ पॉलिटिकल ग्रुप है और एजेंडा है, पॉलिटिकली बायस है और वो लगातार राजनीतिक दल को लाभ देने के लिए। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है। ये जो सवाल खड़ा किया है इस पर संदीप त्रिपाठी जी से जवाब लेना चाहिए। संदीप त्रिपाठी जी, ये आपने सुन लिया है, पॉलिटिकली ये मुद्दा इरेज किया जा रहा है। अभिषेक जी कह रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली इस मुद्दे को हाइप दिया जा रहा है। नहीं तो अच्छी बात है, ये तो किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब किसान पीड़ित रहे, उसके साथ कोई खड़ा भी ना हो। अरे वाह, ये राजनीतिक दल है, बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसानों के साथ खड़े होंगे और विपक्ष में हम उनकी आवाज है। आप बहरे हो जाओगे तो हम कान में मशीन डाल कर सुनाएंगे और आप कहोगे कि राजनीति करें, बिल्कुल राजनीति करेंगे। राजनीति करना पाप थोड़ी ना, आप भी तो राजनीति कर रहे हो। आप राजनीतिक दल नहीं हो, कह दो कि हम राजनीति नहीं करते हैं, और क्यों नहीं करेंगे आप बताइए। क्या इनके फेलियर पर बात होना राजनीति करना है? तो बिल्कुल विपक्ष का ये कर्तव्य है। आज उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, अगर उसका मुद्दा उठाना राजनीति है तो बिल्कुल होनी चाहिए ऐसे विषयों पर। और आप ये कहोगे कि राजनीति कर रहे हो तो बिल्कुल आप थोड़ी देर कर रहे हैं। हम तो किसानों की आवाज डंके से उठाएंगे और आप कहिए कितना राजनीति कर रहे हैं, करेंगे भाई। और कैसे मुद्दों पर राजनीति होगी? ऐसे ही मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है संदीप जी से हमारा मुझे लगता है कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है। केपी सिंह जी, क्या जो बार बार एक सवाल उठता है, किसानों के आंदोलन पर हमेशा ये सवाल खड़ा होता है कि ये राजनीति इसमें घुस गई, सियासत घुस गई, विपक्षी दलों का इंटरफेरेंस बढ़ गया है इसमें, जिसकी वजह से किसान अपनी मांगों से ज़्यादा सरकार के विरोध में आ जाते हैं। अपनी मांगों को मनवाने से ज़्यादा उनका विरोध हो जाता है बीजेपी से और बीजेपी शासित सरकारों से। इस पर मैं आपसे क्लियर चाहूँगा कि क्या है, क्या सच क्या है? देखो, सच ये है कि मैं तो निष्पक्ष बात करूँगा और अच्छा लगा कि कांग्रेस डंके की चोट पे सारी बातें करना चाहती है किसानों की, और भाजपा भी किसान मसीहा बनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसानों का दर्द मैं बताना चाहता हूं। मैंने जब लाल किले पर वो हमला हुआ था उसका मैंने खुद विरोध किया था एज अ फार्मर लीडर। बाकी जहां जहां राजनीति एंट्री करी वहां हमने कांग्रेस और बीजेपी का खुलकर आलोचना किया। लेकिन आज का जो मुद्दा है नोएडा के किसानों का, लगातार जो वहां पर बैठे हैं, मैं बता दूं, ये कांग्रेस के समय 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पेश हुई थी किसानों की फसल के मूल्यों को लेकर। उसके बाद लगातार किसान डंके की चोट पर आंदोलन करता रहा। मोदी जी आ गए 2014 में, मैनिफेस्टो में लिख दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। इन्होंने भी 10 साल पूरे हो गए, उसके बावजूद भी मोदी जी ने भी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं करी। दुनिया भर की बातें इधर उधर की होती हैं, किसानों को मरहम लगाए जाते हैं। विपक्ष हमेशा, उसे तो पॉलिटिकल माहौल चाहिए ही चाहिए विपक्ष को, लेकिन किसानों का समाधान तब होगा जब इस देश में
जब सबके अल्पसंख्यकों का आयोग है, दलितों का आयोग है, पिछड़ा आयोग है और आपके कर्मचारियों के आयोग हैं, महिलाओं का आयोग है, सबके आयोग हैं, तो किसान आयोग क्यों नहीं है? क्यों बार बार किसान धरने पर बैठ रहा है? अपनी आयोग में जाके अर्जी लगाए और आयोग अधिकारियों से जवाब मांगे कि भाई ये जब आपने रिटन नोट में ये वायदा किया था, आज क्यों पीछे हट रहे हो? और अगर पीछे हट रहे हैं तो कानूनी कार्रवाई प्राधिकरणों पे होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये खाली नोएडा की समस्या नहीं है, जहाँ जहाँ ये अथॉरिटियाँ बन रही हैं वहाँ पर ये ब्यूरोक्रेट्स किसानों का बुरी तरह शोषण कर रहे हैं और उसका नुकसान कहीं ना कहीं प्रदेश में बैठी और केंद्र में बैठी सरकारों को होता है। और आपको मैं बता दूं एक और बात, कांग्रेस हो या बीजेपी, उन्हें ये समझ लेना चाहिए अगर किसान दुखी रहेगा तो आप कितना भी राजनीति कर लें, कितना भी सत्ता में आ जाएं, इस देश को 2047 तक कृषि प्रधान वो विकसित भारत का जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है वो नहीं होगा। अभी मैंने सॉरी आवाज थोड़ा जी बिल्कुल, दबा हुआ अभी है। आप वॉइस को रेस्ट दें, मैं तब तक अभिषेक से सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। अभिषेक जी, 27 तारीख को यही किसान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में धरना देते हैं, वहां उनकी बात नहीं सुनी जाती है। उसके बाद 28 तारीख से लेकर 1 दिसंबर तक, यानी कि कल तक, वो यमुना अथॉरिटी में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, वहां पर भी उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती है। एक हाई लेवल मीटिंग होती है, उस हाई लेवल मीटिंग में ये कहा जाता है कि आपकी बातों को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन बाद में कोई जवाब नहीं दिया जाता है। आज जब वो सड़कों पर आ गए हैं और निश्चित रूप से संसद की ओर कूच कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि तब कहीं ना कहीं हमारे लिए और आम जनता के लिए वो परेशानियां खड़ी होती हैं, तब आप चेतते हैं, तब ये लगता है। और फिर उसके बाद आपकी तरफ से कह दिया जाता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं ये लोग। कहां जाए किसान, कहां अपनी बात रखें जाके किसान? अधिकारी सुनता नहीं, आप लोग सुनते नहीं, तो आखिर जाएं तो जाएं कहां वो? अभिषेक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संदीप जी आप संदीप जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? और ये देखिए बड़ी जेन्युइन बात है किसानों की। और एक चीज मैं संदीप जी आप पर भी सवाल खड़े करूंगा, अडानी मुद्दे को लेकर संसद का सत्र, शीतकालीन सत्र आप नहीं चलने दे रहे हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे को आप लोग उतनी गंभीरता क्यों नहीं देते हैं? नहीं, बात ये मैं बताता हूँ सर, इसलिए कि मैंने अभी जो भी आपकी बात आपके साथ रखी, वो सारी बातों का कंक्लूजन यही है कि आज एक व्यक्ति के लिए सारा काम हो या गिने चुने 10-20 घराने हैं, सारी जो नीतियां बन रही हैं उन्हीं के अनुरूप बन रही हैं। तो सवाल वही है, और जब वो उस पर बात होगी तो ये सारे मुद्दे अपने आप आ जाएंगे। एक बात मैं कहूंगा, अभी हमारे किसान साथी ने कंपैरिजन किया भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के बीच में। मैं उनसे सिर्फ एक आज के दर्शकों की सहूलियत के लिए जानना चाहता हूं कि हमने लगभग 40 अनुसंधान केंद्र बनाए, दलहन अनुसंधान केंद्र, सनई अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र, धान अनुसंधान केंद्र, मतलब सारे अनुसंधान केंद्र हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे अनुसंधान केंद्र हैं। और हम जो है हमारे समय में 60% ऊसर खेत हुआ करते थे। आज जितनी नहरें बनी हैं, हम 38 वर्ष से उत्तर प्रदेश में नहीं है, 80 से 90% नहर हमने बनाई। 38 वर्ष हो गया, हमारी सत्ता में नहीं है। हमने इस देश के किसानों के लिए क्या नहीं किया? हमने उनको टेक्नोलॉजी से मुहैया कराई, हमने उनको सब्सिडी देकर मजबूत किया। हमने यहाँ तक कि जैसे हमने बताया कि ऊसर सुधार के लिए हम कितनी चीजें मुफ्त देते थे। हमने खेतों को पाटने के लिए मनरेगा में स्कीम दी। आप कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की एक स्कीम बता दीजिए, ये 6000 रुपये छोड़कर, जो कि मात्र 5 रुपए होता है एक दिन का, लगभग एक व्यक्ति पे, एक परिवार में। और आप अगर कंपैरिजन करते हैं हमने तो पूरे देश के समूह जितने किसान थे, सारे किसानों का एकमुश्त कर्ज माफ किया। आप इनसे कैसे हमारा कंपैरिजन करते हैं? ये हमारे कंपैरिजन में कभी आ ही नहीं सकते। स्वामीनाथन कमीशन की 201 सिफारिशें थी, 198 सिफारिशें हमने लागू की। हमने 3 सिफारिशें मात्र ऐसी थी जो हम लागू कर पाए थे। हमारी इच्छा थी, इच्छा शक्ति आज भी है। भारतीय जनता पार्टी वो 3
महत्वपूर्ण सिफारिशें नहीं लागू कर पाई। ठीक। और आप हम पर भी उनसे कंपैरिजन करके सवाल खड़े करेंगे तो ये मुझे नहीं लगता कि आप एक किसान होकर अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मुझे पर्सनल रूप से तकलीफ पहुंच रही है। ठीक ठीक अभिषेक जी, करिए ना कि भारतीय ठीक जनता ठीक पार्टी संदीप भाई आपके पास आऊंगा। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, 27 तारीख को यही किसान, 27 नवंबर को यही किसान ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पर धरना देते हैं। 28 तारीख से 1 तारीख तक यमुना अथॉरिटी में धरना देते हैं। वहां पर उनकी बात नहीं सुनी जाती है। मजबूरन उनको आज सड़कों पर आना पड़ा और संसद की तरफ कूच करना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ आलोक जी, जो अगर किसान है और वो अपने आंदोलन को गति देना चाहते हैं और सही रूप से वो अपने आंदोलन को चलाना चाहते हैं, तो वो एक लोकतंत्र की व्यवस्था, एक कानून के नियम के तहत, एक लॉ के फ्रेमवर्क में वो अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके अपनी मांग रख सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकली बायस है तो वो अपने राजनीतिक संरक्षणकर्ताओं के, अपने राजनीतिक आकाओं के आधार पर अपने आंदोलन की दिशा तय करेगा, और वो कर रहे हैं। यमुना अथॉरिटी हो गया या कोई अथॉरिटी हो गया या कोई भी सरकारी कार्यालय हो गया, वो इस बात के लिए समुचित स्थल नहीं है कि वहां पर उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात कही जाए, उनकी बात रखी जाए। देश की संसद समुचित स्थल है। देश के अंदर उत्तर प्रदेश सहित सभी तमाम प्रदेशों के अंदर विधान परिषद है, उनके अंदर उनके जनप्रतिनिधि बैठे हैं। वो सब उनके लिए सही रास्ता है। उनके बात, अगर उनकी किसानों की बात कहनी है, अगर उनके संगठन की कोई बात कहनी है, वो चाहते हैं कि उनकी बात कहीं रखी जाए, पटल पे रखी जाए, और उनकी बात जो है कागजों में ऑन टेबल ब्लैक एंड ब्लू में आए, तो उसके लिए उन्हें लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करना होगा। ठीक है ना। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप जो है जहाँ बात पहुंचानी रखनी करनी है, जहाँ देश का कानून बनेगा, जहाँ देश के लिए नीति बनेगी, ठीक है, ठीक है, स्थलों को छोड़ के ठीक, आप उन जगह जा रहे हैं जो कार्यपालिका के स्थल है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, औचित्यहीन और तथ्यहीन है ये पॉलिटिकली। ठीक है अभिषेक, आऊंगा। ठीक है अभिषेक, केपी सिंह जी, किसान अन्नदाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमेशा वो संघर्ष करता रहता है और मौके बेमौके वो राजनीति का शिकार भी हो जाता है। ईमानदारी से कोई भी दल उनकी बात कहने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। हाँ, किसानों को जरूर आगे कर दिया जाता है कि हाँ आप लड़ो, हम पीछे से हैं। देखो, ये पॉलिटिशियंस, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने ऐसे हालात पैदा किए हैं, जब से ये अंग्रेज गए हैं उसके बाद सही मायनों में अगर आज़ादी मिली है तो इन राजनेताओं को मिली अपनी तनख्वाह बढ़ाने की, पेंशन बढ़ाने की। लेकिन ये जो जितने आंदोलन हो रहे हैं, मैं लगातार कहता रहा हूँ सरकार से भी कि किसान आयोग का गठन कर दीजिए। C2+50% की जो स्वामीनाथन, जिनको आपने भारत रत्न दिया है उनकी रिपोर्ट को आप लागू करें। ठीक है, आप केपी सिंह जी, आप अपनी आवाज़ को विराम दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगता है कि पानी भी आपको पहुंचाया जाए केपी सिंह जी को। अभिषेक, आखिर इनकी बात कब सुनी जाएगी? मैं एक ही संक्षिप्त सवाल कि आखिर इनकी बात कब सुनी जाएगी और इसका सल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? देखिए, निश्चित तौर पे देश के अंदर किसान, ऊपर धरती के ऊपर भगवान और धरती पर किसान, ये दोनों बराबर है। और देश की जो सत्तारूढ़ दल है भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रतिनिधि होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मैंने पहले उनके साथ खड़ी की है और खड़ी रहेगी। और किसानों के हित में जो भी निर्णय, जो भी संभव नीतियां होंगी, उन्हें लागू कड़ाई के साथ कराएगी। लेकिन इसमें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी देश के अंदर जो भी नेता, राजनेता, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी किसानों के बेटे हैं। जो भी कार्यपालिका के अंदर अधिकारी हैं, सब किसानों के बेटे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों के ना कभी खिलाफ थी, ना खिलाफ है और ना खिलाफ होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता के, पूरे देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। ठीक, फिलहाल वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। अभिषेक जी, संदीप जी, संक्षिप्त में अगर कोई बात कहनी हो तो कह दीजिए। जी, संदीप जी की बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इस चर्चा को खत्म करेंगे। जी, हम सभी पैनलिस्टों को, आपके दर्शकों को एक सवाल छोड़कर मैं जा रहा हूं। हमारे पूर्वजों ने उसी जमीन से खेती करके हमको पढ़ाया, लिखाया, IAS बनाया, किया। आज क्या, वो कांग्रेस का शासन था, आज क्या कोई किसान
सिर्फ किसानी करके अपने बच्चे को पढ़ा सकता है क्या? सोचिएगा, हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतर आपको स्वयं दिख जाएगा। ठीक है केपी सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बात यह है कि बात पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की भी हो रही है और पूरे भारत में इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की भी बात हो रही है, लेकिन मेरी विनम्र अपील है कृषि मंत्री जी से कि वह किसान आयोग का गठन कर दें, नहीं तो ये आंदोलन ऐसे ही होते रहेंगे, किसानों पर राजनीति का आरोप लगता रहेगा। बिल्कुल सॉल्यूशन निकालना होगा, नहीं तो ये आंदोलन चलते रहेंगे। अभिषेक जी, केपी सिंह जी, संदीप जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। दरअसल बढ़ती आबादी और बुनियादी ढांचे के लिए जिस तरह जमीनों का अधिग्रहण जरूरी हो गया है और पारंपरिक खेती में ज़्यादा गुंजाइश नहीं रह गई है, उससे किसान और किसान संगठन चिंतित है। किसानों की ये चिंता केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अलग अलग इलाकों में फूट रहा है। कई देशों में किसान संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं, इसलिए इसे सियासी तौर पर खारिज करने के बजाय सरकार और किसान संगठनों को संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए और दोनों पक्षों को मंजूर हो ऐसा रास्ता निकालना चाहिए। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV27 न्यूज़। नमस्कार।